हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी है तो वो रिजिड बॉडी दो तरीके के मोशन को परफॉर्म कर सकता है, एक ट्रांसलेशन मोशन और दूसरा रोटेशनल मोशन, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भाई ये ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन मोशन कब बोलेंगे कि वो रिजिड बॉडी परफॉर्म कर रहा है। तो पहला केस हम लोग ये कंसिडर करके चलेंगे कि जो भी रिजिड बॉडी की बात हम लोग कर रहे हैं वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब उसमें रोटेशन नहीं हो रहा है, राइट। देयर इज ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। तो सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन अगर है तो मैं बोलता हूं कि इट इज परफॉर्मिंग प्योर ट्रांसलेशन मोशन। तो देखते हैं कि बॉडी को हम कब बोल सकते हैं कि वो ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, देखो, अगर सपोज करो मेरे पास एक बॉडी है, किसी सरफेस पे रखा हुआ है, उस बॉडी को हमने धक्का मारा। अब हमको पता है कि रिजिड बॉडी जो होता है इट इज़ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, वो एक सिंगल पार्टिकल नहीं होता, बल्कि अगर मैं बॉडी बोल रहा हूँ तो इसके पास बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे और ये बहुत सारे पार्टिकल्स से मिल के ये पूरा का पूरा सिस्टम बना है, राइट। और रिजिड बॉडी की मैंने एक और खासियत बताई थी कि कोई भी दो पार्टिकल अगर आप उठाओगे तो उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता, भले मैं फोर्स कितना भी बढ़ा दूं, राइट, या कितना भी फोर्स एक्सर्ट करूं, दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, फिक्स होगा, राइट। तो जब आप इसको धक्का मारोगे और ये मोशन परफॉर्म करेगा तो ये पूरी की पूरी बॉडी एक साथ यहां से आगे बढ़ेगी और मान लो ये बॉडी यहां आगे आ जाएगी इस पॉइंट पे। ठीक है, तो यहां पे भी इनके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस देखो चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि सारे पार्टिकल्स एक साथ आगे चले गए, राइट। तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन में होता क्या है कि जितने भी पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, अगर आपने धक्का मारा और ये पूरा का पूरा पार्टिकल यहां से उठकर आगे चला गया तो इसका मतलब हर पॉइंट पे कहीं ना कहीं हर पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है, हर पार्टिकल का वेलोसिटी वो सेम होता है। यानी कि ये जिस वेलोसिटी से जा रहा है ये भी उस वेलोसिटी से जाएगा, ये भी इस वेलोसिटी से जाएगा। इनफैक्ट जितने भी पार्टिकल्स है सिस्टम में वो सारे सेम वेलोसिटी से आगे जाएंगे। तो ये खासियत होती है प्योर ट्रांसलेशन मोशन की कि प्योर ट्रांसलेशन मोशन में हर एक पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है वो सेम होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे। हाँ, आप इसके वेलोसिटी को बदल सकते हो, जैसे अगर मान लो आपने किसी और डायरेक्शन में धक्का मार दिया, बॉडी जैसे आगे जा रहा था ऐसे, तो आपने उसको धक्का मार के इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, अब बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जब इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे इस डायरेक्शन में जाएंगे और वो भी सेम स्पीड से जाएंगे। पार्टिकल्स का स्पीड अलग अलग नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अलग अलग होगा तो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कम ज्यादा हो जाएगा, जो कि रिजिड बॉडी में होता नहीं है। तो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस अगर फिक्स है तो इसका मतलब जितना आगे डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगी उतना पीछे वाला भी ट्रैवल करेगा, उतना आगे वाला भी ट्रैवल करेगा। ठीक है, सेम टाइम में सारे पार्टिकल्स सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, तो इसलिए सबकी वेलोसिटी सेम होती है। डायरेक्शन भी नहीं बदल सकता, ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक पार्टिकल ऊपर जाएगा दूसरा पार्टिकल यहां जाएगा, तब भी इनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, जो कि रिजिड बॉडी में नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अगर एक रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म करता है तो उसके सारे पार्टिकल्स जो हैं उनका वेलोसिटी सेम होगा, मतलब ये कि सारे पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में जाएंगे और सेम स्पीड से जाएंगे। ये पहचान होती है प्योर ट्रांसलेशन मोशन की, कि बॉडी के या रिजिड बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स है अगर सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो विद द सेम स्पीड, देन आई विल से दैट बॉडी इज परफॉर्मिंग ट्रांसलेशनल मोशन। इनफैक्ट प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, यहां पे रोटेशन है ही नहीं, राइट। सो फाइनली व्हाट वी कैन से दैट in pure translation motion each and every particle of a body has same velocity at a particular time। same velocity होने का मतलब है कि सारे के सारे पार्टिकल्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं विद द सेम स्पीड। तो ये ट्रांसलेशन मोशन होता है, राइट। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम लोग रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। लेट्स से कि पार्टिकल जो है वो प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा तो इसका मतलब बॉडी का ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा है। सो नाउ विल टॉक अबाउट प्योर
रोटेशनल मोशन और देखते हैं कि प्योर रोटेशनल मोशन में क्या होता है। ठीक है, हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हम रोटेट करवाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना है तो आपको बॉडी को कहीं ना कहीं फिक्स करना होगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि इसमें ट्रांसलेशन मोशन हो, राइट। ट्रांसलेशन मोशन होगा तो फिर बॉडी जो है वो जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा, लेकिन मैं बस चाहता हूं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन हो, तो मुझे कहीं ना कहीं इस बॉडी को फिक्स करना होगा। ठीक है, मान लो एक लाइन के अलॉन्ग हमने उसको फिक्स कर दिया और फिर उसके बाद उसको रोटेट कर रहे हैं। आप इसको अलग अलग तरीके से रोटेट कर सकते हो। मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं तो ये जो लाइन है, एक लाइन बीच से जा रही है, उसके अलॉन्ग मैंने इसको फिक्स कर दिया। आप इसको ऐसे भी रोटेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो हम अलग अलग तरीके से इसको रोटेट कर सकते हैं। पहले एक काम करते हैं कि इसको, चाहे वो किसी भी तरीके से रोटेट हो रहा हो, हम क्या करते हैं, इस रोटेशन को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही किसी भी शेप का, जरूरी नहीं है कि ऐसा शेप ही होना चाहिए, आप किसी भी शेप का एक ऑब्जेक्ट ले लो और इस ऑब्जेक्ट को अब हमको क्या करना है, घुमाना है, रोटेट करना है। तो लेट्स से कि हमने क्या किया, इसको इस तरह से रोटेट करवा रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को। एक बड़ा सा 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है और इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे घुमाए जा रहे हैं इस तरह से, राइट। मैंने जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया था कि इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं ना, राइट, वैसे इस ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान से इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जब बॉडी रोटेट होता है या रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है तो क्या होता है। मैंने एक बात बताया था यहाँ पे कि ये आपको ध्यान रखना, इस बॉडी को फिक्स कर देना है कि ये ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म ना कर सके, अपनी जगह से ना हिले। जैसे घर में आपका फैन होता है, वो फैन एक जगह पे फिक्स्ड होता है, तो वो ट्रांसलेशन मोशन नहीं करता, वो अपने ही जगह पे रहता है और वो सिर्फ रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है। तो इसी तरीके से हमको यहाँ पे देखना है कि हमने एक बॉडी कंसिडर किया जो इस तरीके से घूम रहा है, राइट, ऐसे घुमाए जा रहे हैं हम लोग। अब जब ये बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, घूम रहा है, तो इसके हर एक पार्टिकल को देखो, वो हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पार्टिकल को पकड़ूं तो ये पार्टिकल क्या करेगा। अब अगर ये पूरा का पूरा बॉडी घूमेगा, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है तो ये बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये पार्टिकल जो है ना, ये सिंगल पार्टिकल, ये एक्चुअली इस तरह से सर्कल में घूमेगा और ये सिंगल पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। समझ में आ रहा है? और इस सर्कुलर मोशन का जो सेंटर होगा वो यहां कहीं लाई करेगा, राइट। ये एक पार्टिकल हो गया। चलो एक काम करते हैं, दूसरा पार्टिकल देखते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर एक पार्टिकल ले लेते हैं। अगेन ये पार्टिकल भी क्या करेगा बताओ, ये पार्टिकल भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा और इसका भी जो सेंटर है ना वो इसी पॉइंट पे आएगा। तो अगर मैं इस प्लेन में, जिस प्लेन में इन दो पार्टिकल्स को ले रखा है, इस प्लेन में मैं किसी भी पार्टिकल को अगर मैं पकड़ूं तो वो पार्टिकल एक्चुअली में सर्कल में ही घूमेगा और उन सारे सर्कल्स का जो सेंटर होगा वो यहां पे होगा, एक ही सेंटर होगा। समझ में आ रहा है? ओके। अब एक काम करते हैं, इस पार्टिकल से थोड़ा नीचे आ जाते हैं। मुझे बताओ कि इस पार्टिकल को अगर हमने पकड़ा तो ये क्या कर रहा है। अगेन ये भी क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा इस तरह से। इसका भी एक सर्कल होगा और इसका सेंटर यहां होगा, राइट। इससे बाहर वाला एक पार्टिकल तुमने पकड़ लिया तो ये भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, जिसका सेंटर यहाँ पे होगा। यहाँ पे फर्क देखो क्या है कि ये जो बाहर का पार्टिकल है आउटर साइड में, उसका सर्कल बड़ा है, अंदर वाले पार्टिकल का सर्कल छोटा है, उससे अंदर वाले पार्टिकल का सर्कल छोटा है। ऐसे ऐसे अगर जाते जाओगे तो आपको लास्ट में आप इस पार्टिकल तक पहुंचोगे। इस पार्टिकल को देखोगे तो ये पार्टिकल वहीं पे रखा हुआ है, क्योंकि वो सर्कल में घूम नहीं सकता। इसका रेडियस 0 हो जाएगा। देखो धीरे धीरे जब बाहर से अंदर आ रहे हैं, सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जैसे ही हम अंदर आ रहे हैं तो सर्कल का साइज छोटा होता जा रहा है, राइट, उसका रेडियस कम होता जा रहा है। फाइनली जब आप सेंटर वाले पार्टिकल पर पहुंचोगे तो सर्कल का साइज 0। तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल है जो सेंटर पे रखा हुआ है वो रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, वो मूव नहीं कर रहा।
उसके अराउंड जितने पार्टिकल्स हैं वो सारे उस सर्कल में घूम रहे हैं, और उन सारे सर्कल्स का जो सेंटर है उस सेंटर पे ये वाला पार्टिकल रखा है जो कि रेस्ट पे। ठीक है, अब यहां पे आते हैं इसके नीचे एक पार्टिकल पे। इस प्लेन में भी हर एक पार्टिकल का यही हाल होगा, ये भी सर्कल में घूमेगा इस तरह से, और इसका सेंटर यहां होगा। अगेन बाहर वाले पार्टिकल्स का सर्कल बड़ा होगा, और जैसे जैसे आप अंदर जाओगे पार्टिकल्स का सर्कल छोटा होता जाएगा, और फाइनली जब आप इस पार्टिकल पर पहुंच जाओगे तो ये पार्टिकल रेस्ट पे होगा, वो बिल्कुल मूव नहीं करेगा, ये रुका हुआ होगा, ये पार्टिकल रुका हुआ होगा। फिर आप कोई दूसरा पार्टिकल ले लो, ये भी सर्कल में घूम रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ पे भी ये पार्टिकल बड़े सर्कल में घूमेगा, इसका सेंटर यहाँ होगा। ऐसे करके आपको, आप अगर हर एक पार्टिकल को देखोगे तो हर पार्टिकल, इनफैक्ट ये वाला पार्टिकल भी एक्चुअली में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और इसका भी सेंटर यहां आएगा। तो हर एक पार्टिकल एक्चुअली में यहां पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, राइट। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन सारे सर्कल का जो सेंटर है वो एक्चुअली में एक लाइन में आ रहा है। देखो ध्यान से, जितने भी पार्टिकल्स घूम रहे हैं वो सारे सर्कल में घूम रहे हैं, ओके, और अलग अलग साइज के सर्कल में घूम रहे हैं। जो बाहर वाले पार्टिकल्स है वो बड़ा सर्कल कंप्लीट करेगा, फिर थोड़ा अंदर आ जाओगे तो अंदर वाला पार्टिकल छोटा सर्कल कंप्लीट करेगा, और ये सर्कल धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। लास्ट में सेंटर में जो पार्टिकल है वो रुका हुआ होगा, वो हिलेगा नहीं। तो ऐसे अगर आप हर एक सेंटर को देखो तो ये सारे के सारे जो सेंटर्स हैं वो एक लाइन में आ जाएंगे, समझ में आ रहा है। और इस लाइन पे जितने भी पार्टिकल्स हैं, दीज ऑल पार्टिकल्स आर स्टेशनरी, ये सारे के सारे पार्टिकल्स रुके हुए हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इसके अराउंड सर्कल में घूमे जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो ऐसा केस होता है प्योर रोटेशनल मोशन में। तो जब मैं कहूं कि प्योर रोटेशनल मोशन कैसे पहचान में आएगा, तो हम बोलेंगे कि प्योर रोटेशनल मोशन में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं दे ऑल आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, वो हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, और उनके जो सेंटर्स होते हैं वो सेंटर्स पे सारे के सारे पार्टिकल्स रेस्ट पे होते हैं। बाकी सारे पार्टिकल्स दे आर मूविंग इन अ सर्कल, दे आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ये समझ में आई बात। अच्छा, ये जितने भी सेंटर्स दिख रहे हैं आपको जहां पे पार्टिकल्स रुके हुए हैं, अगर मैं इन सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये जो लाइन होता है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। और हम ये बोलते हैं कि ये जो बॉडी है, रिजिड बॉडी, इट इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन अबाउट दिस एक्सिस। समझ में आ रहा है। तो जिस एक्सिस पे रोटेशनल मोशन हो रहा है उस एक्सिस पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो रेस्ट पे होंगे, उसके अलावा सारे पार्टिकल सर्कल में घूमेंगे। और एक्सिस कहां से पास होता है, इन सारे सर्कल के जो सेंटर्स होते हैं ना, उन सेंटर से ये एक्सिस पास होता है। ठीक है, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। सो आई टेल दैट दिस बॉडी इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन अबाउट दिस एक्सिस। आप अगर एक्सिस बदल दोगे तो वैसे बात है कि जो आपका रोटेशन होगा या पार्टिकल्स होगा उनके सर्कल्स भी बदल जाएंगे। जैसे अगर मान लो मैंने इसको इस तरह से सुला दिया ऐसे, और अब इस पार्टिकल को पकड़ के मैं ऐसे घुमा रहा हूं, तो जब अब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है कि अब आपका जो एक्सिस होगा वो ऐसा आ जाएगा, क्योंकि अब सारे पार्टिकल्स कुछ ऐसे घूमेंगे। ये पार्टिकल यहां घूमेगा, ये पार्टिकल यहां घूमेगा सर्कल में, ये यहां घूमेगा, और इन सारे पार्टिकल्स का, जो भी सारे पार्टिकल्स है वो सर्कल में घूम रहे हैं, उन सारे सर्कल का जो सेंटर है वो अब इस लाइन में आ जाएगा। तो सारे पार्टिकल्स का सेंटर जिस लाइन में आता है उस लाइन को हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। तो अब अगर मैं पार्टिकल को ऐसे घुमाऊं तो देखो ये एक्सिस हो गया, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। और बाकी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जितने पार्टिकल्स होंगे बॉडी के वो रेस्ट पे होंगे, बाकी सारे पार्टिकल्स उसके अलॉन्ग घूमते रहेंगे सर्कल में। समझ में आया बात। तो ये इस तरह से फिर से प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता हुआ ये बॉडी।
तो जैसे इसका एग्जांपल अगर अब मैं मार्कर कर लूँ, तो पहले केस में हमने क्या किया था, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा ऐसे पास हुआ था, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन सीधा ऐसे पास होगा। अगर सपोज करो मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ अब, तो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन अब ऐसे पास हो रहा है। ये मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कर सकता हूँ, जैसे पहले ये ऑब्जेक्ट लिया था हमने, अगर इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, तो बताओ इसका इसका हर एक पार्टिकल का सेंटर जो होगा वो इस लाइन में होगा, ठीक है। बाकी सारे पार्टिकल्स ऐसे सर्कल में घूम रहे हैं, तो इस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास होगा। अच्छा, अगर सपोज करो इसको मैं ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दूं, तो अब ये सारे पार्टिकल्स ऐसे घूम रहे हैं सर्कल में, और सबका सेंटर इस लाइन पे आएगा। सो दिस विल बी नाउ एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर ये ऐसे घूमता है तो। इनफैक्ट मैं इसको ऐसे भी घुमा सकता हूँ, ध्यान देना, ऐसे भी घुमा सकता हूँ। अब मैंने इसको फिक्स कर दिया, तो ये ऐसे अगर घुमाया जाएगा इसको, तो इसका मतलब ये सारे पार्टिकल्स सर्कल में घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो लाइन पास हो रही है ना, ये लाइन, यहाँ के सारे पार्टिकल्स रेस्ट पे होंगे, राइट। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अब ऐसे पास हो रहा है, जस्ट इसको टच करते हुए, क्योंकि मैं बॉडी को ऐसे घुमा रहा हूँ। क्लियर? तो आप इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉडी को किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करवा सकते हो, ठीक है। सो प्योर रोटेशनल मोशन की पहचान क्या है? प्योर रोटेशनल मोशन के केस में जो बॉडी होता है आपका, उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, और उन सर्कल्स के सेंटर पे जो होता है पार्टिकल्स वो रेस्ट पे होते हैं बस। बाकी सारे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं अलग अलग सर्कल्स में, और वो जो सर्कल का साइज होता है वो जैसे जैसे आप एक्सिस के पास जाओगे तो उन पार्टिकल्स का सर्कल का साइज छोटा होते जाता है। एक्सिस से जितना दूर जाओगे पार्टिकल्स का जो साइज है सर्कल का, वो सर्कल का साइज बड़ा होने लगता है, ठीक है। चलो एक ऑब्जेक्ट और ले लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये प्लेट पड़ा हुआ है। अब इसको ट्राई करते हैं अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन से घुमाने का, राइट। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे पास होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे पास होगा बताओ? ये सारे के सारे पार्टिकल्स ऐसे घूम रहे हैं, तो ऐसे घूम रहे हैं, तो इन सबका सेंटर कहाँ आएगा? इस लाइन पे आएगा। तो इसका मतलब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे बाहर आएगा, ठीक है, या फिर ऐसे पास होगा सीधा इस प्लेट के परपेंडिकुलर, बीचों बीच एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होगा। अच्छा, अगर सपोज करो इसको मैं ऐसे घुमाने लगूं, तब बताओ एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब सारे पार्टिकल्स देखो ऐसे घूम रहे हैं, तो उसके सेंटर्स कहाँ होंगे? इस लाइन पे होंगे सारे। तो इस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा वो अब सीधा ऐसे होगा, जो इसके बीचों बीच पास होगा लाइन, राइट। अच्छा, अगर सपोज करो इसको मैं ऐसे घुमाने लगूं, तो समझ में आ रहा है? ऐसे केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास होगा टेंजेंशियली, ठीक है, क्योंकि ये इसके लॉन्ग ऐसे घूम रहा है। सो आई होप एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे डिसाइड करते हैं ये आपको पता चल गया, और एक बॉडी या एक रिजिड बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन कैसे परफॉर्म करता है एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये तो बात थी हमारा प्योर रोटेशनल मोशन की, राइट। अब ये भी हो सकता है कि कोई बॉडी ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों एक साथ परफॉर्म करे, ये केसेस भी हो सकते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहां तो समझ में आया आपको कि अगर रोटेशनल मोशन सिर्फ बॉडी परफॉर्म कर रहा है तो ये केस होगा। इसके पहले मैंने आपको ट्रांसलेशन मोशन के बारे में बताया था कि बॉडी अगर सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है तो पार्टिकल कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे हर एक पार्टिकल जो होगा उसकी वेलोसिटी सेम होगी एक पर्टिकुलर टाइम पे, राइट। तो अब आपको पहचान में तो आ जाएगा कि कोई बॉडी सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है या फिर सिर्फ रोटेशनल मोशन कर रहा है। पर अब हम लोग देखते हैं इनका कॉम्बिनेशन। विल सी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। मतलब ट्रांसलेशन मोशन भी बॉडी परफॉर्म करेगा और रोटेशनल मोशन भी बॉडी परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो ये इंक्लाइंड प्लेन है,
यहाँ पे तुमने एक पत्थर रख दिया, बड़ा सा ब्लॉक रख दिया, ठीक है, और इस ब्लॉक को छोड़ दिया, तो ये ब्लॉक सीधे ऐसे आएगा, कुछ टाइम के बाद इस पॉइंट पे आ चुका होगा ये, राइट। अब बताओ ये प्योर ट्रांसलेशन है, प्योर रोटेशन है, या फिर दोनों मिक्स है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं इसके, वो सीधे इस डायरेक्शन में आ रहे हैं ऐसे, और दे आर कमिंग विद द सेम वेलोसिटी। क्योंकि अगर सपोज करो वेलोसिटी पार्टिकल्स का अलग अलग हो गया तो फिर तो आगे पीछे हो जाएंगे और इनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। लेकिन क्योंकि एक रिजिड बॉडी है तो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता, ये एक साथ यहाँ पे आ रहे हैं, तो हर एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो सेम होगी एक पर्टिकुलर टाइम पे, राइट। सारे सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो यहाँ आते आते इसका स्पीड ज़रूर चेंज हो जाएगा, लेकिन जो भी स्पीड एक पार्टिकल का होगा वो सारे पार्टिकल का वही स्पीड होगा। जैसे मान लो यहाँ पे अगर बॉडी का स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है तो हर एक पार्टिकल का स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड होगा। अगर मान लो बॉडी का यहाँ पे स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड तो हर एक पार्टिकल का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो एज अ होल हम बोल सकते हैं कि ये जो 5 मीटर पर सेकेंड है वो इस बॉडी या इस रिजिड बॉडी का स्पीड है ना, इस रिजिड बॉडी का वेलोसिटी है, ऐसा बोल सकते हो आप। क्योंकि हर एक पार्टिकल का वैसे भी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड ही है। वैसे ही हम यहाँ पे बोल सकते हैं, आप या तो ये बोलो कि हर एक पार्टिकल का जो वेलोसिटी का वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि पूरे बॉडी का स्पीड या पूरे बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। बॉडी बोलोगे तो भी चलेगा क्योंकि वैसे भी बॉडी के हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी सेम है। तो यहां पे ये प्योर ट्रांसलेशन मोशन है, जरा सा भी रोटेशन नहीं है। चलो अब एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि अगर मैं सपोज करो ये ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैं इस तरीके से घुमा रहा हूं, दिख रहा है ना? तो ये बताओ प्योर ट्रांसलेशनल, प्योर रोटेशनल, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन? इट्स अ प्योर रोटेशनल मोशन। क्यों बताओ? क्योंकि इस केस में देखो क्या हो रहा है, हर एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है और ये बीच में सेंटर है, यहां से एक लाइन पास करोगे तो वहां के पार्टिकल्स रेस्ट पे होंगे और उसके अलांग हर एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। सो इट्स अ प्योर रोटेशनल मोशन, राइट। तो अभी जो एग्जांपल लिया था इसका, इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, सॉरी, दे आर परफॉर्मिंग, दे ऑल आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ऐसे ऐसे अलग अलग सर्कल में, और यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमने देखा था किसका था? प्योर रोटेशनल मोशन का, कि अगर हर एक पार्टिकल सर्कल में घूमे और इन सब का जो सेंटर्स होगा वो एक ही लाइन में आ जाए, जिसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, तो ये प्योर रोटेशनल मोशन होगा। चलो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सपोज करो मैं आपसे ये कहूं, इसी का एग्जांपल लेते, देखो थोड़ा ध्यान से देखना, ओके। इसको अगर सपोज करो मैं ऐसे लेके जाता हूं, तब बताओ ये ट्रांसलेशन होगा या रोटेशन होगा? थोड़ा ध्यान से देखना। इसी ऑब्जेक्ट को अभी इसका प्योर सर्कुलर मोशन करवाया था ना, प्योर रोटेशनल मोशन करवाया था, लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं अब सीधे घसीट के आगे ले जा रहा हूं तब क्या होगा? देखो ध्यान से, हर एक पार्टिकल को देखो, इस पार्टिकल को देखो, इस पार्टिकल को मैं सीधे आगे लेके जा रहा हूं, क्या ये गोल घूम रहा है? नहीं, सीधे आगे जा रहा है। क्या हर एक पार्टिकल इसके साथ सीधे आगे जा रहा है? मैं सिर्फ इसको ऐसे घसीट के ले जा रहा हूं। यहां पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, दे ऑल आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, है ना। तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि पार्टिकल, अगर ऑब्जेक्ट गोला है तो वो रोटेशनल मोशन ही परफॉर्म करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये गोला ऑब्जेक्ट अगर आपको दिख रहा है, ये भी प्योर ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर सकता है। देखो यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, मैं सीधे इन सारे पार्टिकल्स को आगे ले जा रहा हूं
और इसके हर एक पार्टिकल का डायरेक्शन सेम है वेलोसिटी का। इनफैक्ट वेलोसिटी का वैल्यू भी सेम है, सारे के सारे एक ही स्पीड से आगे जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ पार्टिकल्स पीछे छूट जाते हैं या कुछ पार्टिकल्स आगे निकल जाते हैं, ऐसा तो हो नहीं रहा ना, सब साथ में है। इसका मतलब इसका हर एक पार्टिकल अभी फिलहाल आगे जा रहा है सेम डायरेक्शन में एंड विद द सेम स्पीड। सो अगेन इट्स अ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। अभी जो फिलहाल इसका हो रहा है वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, क्योंकि यही कंडीशन है। इसके पहले इसका प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा था, लेकिन अब फिर से एग्जांपल चेंज करते हैं हम लोग। अब मुझे बताओगे कि इस केस में क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो एक यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड सरफेस है, और तुमने इस चीज को इस तरह से यहां से छोड़ दिया, ठीक है, ये लेके गए एक इंक्लाइंड प्लेन पे और इसको छोड़ दिया। तो अब बताओ इसका मोशन कैसे होगा। इसका मोशन अब ऐसे ऐसे होता है, वो घूम घूम के नीचे आएगा, है ना, पहले इस पॉइंट पे था, फिर घूम घूम के इस तरह से वो नीचे आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो कुछ टाइम बाद अगर इसको तुम देखोगे तो ये घूमता हुआ नीचे आ चुका है। अब गौर से देखो, ठीक है, एक सेकेंड के लिए भूल जाओ कि ये नीचे आ रहा है, तुम इन सारे पार्टिकल्स का ध्यान दो। देखो जब ये घूम रहा था, ध्यान देना, जब ये घूम रहा था तो इसके सारे के सारे पार्टिकल्स जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे थे, है ना, इस तरह से घूम रहे थे। तो इसका मतलब ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके सारे के सारे पार्टिकल्स सर्कल में घूम रहे हैं, तो रोटेशनल मोशन तो है ही। पर क्या ये प्योर रोटेशनल मोशन है? नहीं है, क्योंकि अगर तुम गौर से देखोगे तो ये वाला पार्टिकल जो है ऐसे घूमते हुए आगे भी जा रहा है। अगर आगे नहीं जाएगा तो फिर पहले तुमको ये यहां दिख रहा था, कुछ टाइम के बाद यहां दिख रहा है। अगर कुछ टाइम के बाद यहां दिख रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो पार्टिकल का सेट है कि यहां से उठ के यहां आ चुका है, मतलब इस डायरेक्शन में भी इनका मोशन हुआ है। पहली चीज तो ये। और इस डायरेक्शन में अगर इसका मोशन हुआ है और आपको ऑब्जेक्ट यहां जैसा दिख रहा है, एग्जैक्टली आपको ऑब्जेक्ट यहां भी दिख रहा है, तो इसका मतलब इनके पार्टिकल्स के बीच में आपस का डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है। ऐसा तभी पॉसिबल है अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है और वो किसी वेलोसिटी के साथ यहां आ जाता है, और इनके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज तभी नहीं होगा जब ये सारे के सारे पार्टिकल्स सेम वेलोसिटी के साथ, या फिर हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रहे किसी भी पॉइंट पे। अगर वेलोसिटी कम ज्यादा हुई किसी एक पॉइंट पे तो पार्टिकल्स आगे पीछे हो जाएंगे, ऐसा तो हुआ नहीं। इसका मतलब इस डायरेक्शन में इनकी जितनी भी वेलोसिटी थी सारे पार्टिकल की, वो हर पॉइंट पे सेम थी, ठीक है। और थी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, क्योंकि यहां से अगर यहां आया है तो कहीं ना कहीं पार्टिकल के पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी था, और किसी भी पॉइंट पे हर पार्टिकल का जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में वो सेम होगा। हाँ, बाकी एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी घूमने वाला है उसके पास, वो मैं अलग केस मानता हूं, ठीक है। ये घूमने वाली वेलोसिटी हर पार्टिकल के पास नहीं होगा। मैंने बताया था, ये देखो इसका जो एक्सिस है ना, एक्सिस, यहां पे जो पार्टिकल होगा वो रेस्ट पे होगा, तो वो सिर्फ आगे जाने की कोशिश कर रहा है या फिर आगे जा रहा है, वो तो घूम नहीं रहा है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं बाकी पार्टिकल्स के पास घूमने वाली वेलोसिटी है, वो घूम भी रही है, लेकिन सारे पार्टिकल्स मिलके एक वेलोसिटी से नीचे भी आ रहे हैं ऐसे। तो जब वो एक साथ सारे पार्टिकल्स मिलके नीचे भी आ रहे हैं एक वेलोसिटी से, तो उसके अंदर ट्रांसलेशन मोशन भी होगा, है ना। और क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल्स एक एक्सिस अगर मैं यहां से पास करूं, उस एक्सिस के अलोंग रोटेशन मोशन भी परफॉर्म कर रहे हैं, या सर्कल में घूम रहे हैं तो रोटेशन मोशन भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस तरीके से अगर एक ऑब्जेक्ट घूमते घूमते नीचे आए तो वो रोटेशनल मोशन के साथ साथ ट्रांसलेशनल मोशन भी परफॉर्म करता है। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ
ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशन मोशन। यहाँ पे दोनों मोशन एक साथ हो रहा है। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन भी परफॉर्म कर सकता है, प्योर ट्रांसलेशन मोशन जिसमें रोटेशन नहीं होगा। वो कैसा दिखेगा वो ऑब्जेक्ट बताओ? सीधे ऐसे जाते हुए, नो रोटेशन, दिस इज प्योर ट्रांसलेशन मोशन। या फिर कोई पार्टिकल आपको प्योर रोटेशन मोशन करता हुआ भी दिखाई देगा। जैसे अगर आप इसको फिक्स कर दो कहीं पे तो ये ऐसे घूमता रहेगा अपनी जगह पे, ठीक है, इसका ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है ना, अपने एक जगह पे सिर्फ रोटेट कर रहा है, सो इट इज अ प्योर रोटेशनल मोशन। या फिर कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों एक साथ भी परफॉर्म कर सकता है। ऐसे यहाँ पे ये आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है, सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशनल मोशन। समझ में आई बात? ओके। सो अगर आप किसी एक्सिस के अलॉन्ग किसी पार्टिकल किसी ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देते हो तो वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर सकता है। अगर वो फिक्स हो गया है इसका मतलब रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा, नो ट्रांसलेशन। अगर वो फ्री है तो वो या तो ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म करेगा, सिर्फ ऐसे आगे जाएगा, या फिर ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म करता जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन बॉडी कैसे परफॉर्म करता है ये आप पहचान सकते हो। ओके, थैंक यू।